बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 165 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 166 मुलाहिज़ा फरमाए। उसने जरदाज को अपनी ढाल बना लिया था। मैं उस पर गोली नहीं चला सकता था। अगर उसके जबड़े पर पड़ने वाली लात ने उसका दिमाग न हिलाया होता तो शायद उस दौरान वो कोई और खतरनाक काम दिखा चुका होता। आदमी वो बहरहाल खासा खतरनाक और ताकतवर था। गन फेंक दो वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा, वो फटी फटी सी आवाज में चिल्लाया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि जरदाज आसानी से उसके काबू में आने वाली चीज नहीं थी। ये महज इत्तेफाक था कि वो बहुत बुरी तरह फंस कर रह गई थी और उसके शिकंजे में आ गई थी। सरे दस्त तो वो बेबस ही मालूम हो रही थी। जानू ने अपनी धमकी सच कर दिखाने के लिए जरदाज के गले पर बाजू का दबाव कुछ और बढ़ा दिया। जरदाज की आंखें हल्कों से बाहर आने लगी। मैंने गन फौरन फेंक दी और आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ। जानू की आंखों में वहशत थी जो उसकी बदहवासी की निशानदही कर रही थी। मैंने अपनी मुर्ताज सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, जिस पर कुर्बान हुए जा रहे थे उसी को ढाल बना लिया। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। उसने कोई जवाब न दिया। वो जज्बाती बातों में उलझने का कायल मालूम नहीं होता था। वो बदस्तूर जरदाज को ढाल बनाए जरा सा घूमते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। अजीब बात थी कि कमरे में कई क्लचकोफें बिखरी हुई थीं और किसी तरफ एक पिस्तौल भी बड़ा था, लेकिन हम में से कोई उनमें से एक गन भी नहीं उठा सकता था। तुम्हारा ख्याल है तुम इसी तरह जरताज को ढाल बनाए इतनी बड़ी हवेली में से जिंदा सलामत गुजर जाओगे? मैंने अपनी दानिश में उसे बातों में लगाकर उसके साथ साथ धीरे धीरे खुद भी दरवाजे की तरफ खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसे उसका एहसास हो गया। वो उसी वहशत ज़दा अंदाज में फटी फटी सी आवाज में चिल्लाया, तुम आगे मत बढ़ो, वहीं खड़े रहो वरना। उसने जरताज की गर्दन को खफीफ सा झटका दिया। जरताज उस आलम में भी यकीनन पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे से अजियत का इजहार न होने पाए, लेकिन मेरे लिए उसकी कैफियत का अंदाजा करना मुश्किल न था। जानू ने उसे तकरीबन मेरी ही तकनीक से दबोच रखा था, इसलिए वो बेबस नजर आ रही थी। मैं अपनी जगह साख्त होकर रह गया। जानू का वाकी टाकी भी गिर गया था, लेकिन उसने उसे भी उठाने की कोशिश नहीं की थी। मेरी नजर उस पर जमी हुई थी और मैं कोशिश कर रहा था कि पलक भी न झपकूं। उस किस्म की सूरत हाल में अगर कोई मौका मुयस्सर आता भी है तो बस कुछ उसी किस्म का होता है कि पलक झपकते ही कुछ कर दिखाना होता है। जानू लाशों से बचता हुआ दरवाजे की तरफ खिसकता जा रहा था। अगर कमरा इतना तवील व अरीज न होता तो शायद किसी लाश में ही उसका पांव उलझने की उम्मीद रखी जा सकती थी। वो उस वक्त दरवाजे के काफी करीब पहुंच चुका था जब किस्मत ने मुझे वो मौका फराहम किया जिसकी उम्मीद लिए मैं उस पर नजर जमाए खड़ा था। मुझे भी नहीं मालूम था और जानू ने भी यकीनन नहीं देखा था कि अब्दुल जब गोली खा कर गिरा था तो उसकी पगड़ी सर से उतर गई थी और खुलकर जरा दूर तक फैल गई थी। जानू का पांव नहायत मामूली हद तक उसमें उलझा, लेकिन वो चूंकि वहशत ज़दा था एक लम्हे के लिए ठिठक सा गया और शायद उसी लम्हे जरताज की गर्दन पर उसके बाजू का शिकंजा जरा ढीला पड़ गया। जरताज ने उस मौका से फायदा उठाने में जरा भी कमजोरी नहीं दिखाई। उसने जरा सा झुकते हुए एकदम जानू जैसे लहीम शहीम शख्स को पुश्त पर उठाते उस जमीन की तरफ उछाल दिया। जानू लाशों के दरमियान दबीज कालीन पर आकर गिरा। मैंने फौरन उस पर छलांग लगाई। उस कोशिश में मुझे चोट भी लगी क्योंकि उसने उसी लम्हे घुटने मोड़ लिए थे और मैं घुटनों पर ही गिरा था, लेकिन मैंने चोट की परवाह नहीं की और उसकी गर्दन दबोचने की कोशिश की। मैं उस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। उसने मुझे घुटनों पर उछाल दिया, लेकिन मैं दूर जाकर नहीं गिरा, उसके करीब ही लुढ़क गया। हम दोनों बैक वक्त ही उठे। शायद जानू की गलती थी कि वो एक क्लचकोफ उठाने के लिए लपका था। मैंने उसकी पसलियों में ठोकर रसीद की। जिस नफरत से मैंने उसे वो ठोकर रसीद की थी उससे मेरे ख्याल में उसकी एक हाथ पसली तो टूट कर फेफड़े में घुस जानी चाहिए थी। जसीम होने के बावजूद वो उस ठोकर से खासा उछला और कुछ दूर जा गिरा, लेकिन जख्मी चीते की तरह फौरन ही तड़प कर उठ खड़ा हुआ। बदबख्त अयाश और शराबी होने के बावजूद खासा ताकतवर और फुर्तीला था। इस बार वो कोई गन उठाने के लिए नहीं झपटा, बल्कि किसी गजबनाक सांड की तरह उसने मुझे टक्कर रसीद करने की कोशिश की। मैंने झुकाई देकर बचते हुए उसकी पीठ पर लात रसीद की। वो अपनी झोंक में एक सोफे से जा टकराया। सोफा नहायत वजनी होने के बावजूद उलट गया और उसने मेरा काम काफी आसान कर दिया क्योंकि जानू के जिस्म का कुछ हिस्सा उसके नीचे दब कर रह गया था। गो के वो जिस्म को झटक कर काफी तेजी से उसके नीचे से निकला था, लेकिन उस वक्त तक मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। वो पहली से फुर्ती का मुजाहिरा न कर सका। मैंने उसको मुंह पर पूरी कुव्वत से खौंसा रसीद किया। अगर जरताज की लाश से कोई कसर रह गई थी तो मेरे घोंसे से पूरी हो जानी चाहिए थी और उसका जबड़ा कम अज कम अब तो टूट जाना चाहिए था। वो उसी उल्टे हुए सोफे पर से उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। मेरा ख्याल था वो अब नहीं उठेगा, लेकिन वह बदबख्त फिर उठ खड़ा हुआ।
अलबत्ता अब उसके हवास यकीनन मुख्तल हो चुके थे, क्योंकि अब उसके उठने का अंदाज कुछ ऐसा ही था जैसे उसे कुछ नजर न आ रहा हो। मैं सोफे को फलांग कर दोबारा उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने अनाड़ियों की तरह दोनों हाथ आगे बढ़ाकर गोया मुझे रोकने की कोशिश की। मैंने झुककर यकदम ही उसे दोनों हाथों पर उठा लिया। अब तक मैंने अपनी हरकत और सकनात पर पूरी तरह काबू रखा था और अपने औसान मुजतमा रखते हुए नहायत नपे तुले अंदाज में हर काम किया था, लेकिन उस लम्हे यक लग थी गोया मुझे अपने आप पर इख्तियार न रहा। मेरे अंदर गोया गैज़ो गज़ब का एक आतिश फिशां फट पड़ा। मैंने पहली बार जब उसे देखा था और उसने मेरे साथ जो सलूक करवाया था, उस वक्त से अब तक मेरे दिल में कतरा कतरा जो नफरत जमा हो रही थी वो गोया पेट्रोल का जखीरा बन गई और उसी लम्हे उसे गोया किसी नादीदा हाथ ने तीली दिखाती। एक लम्हे के लिए मैं अपने होश और हवास में न रहा। मैंने उसे यूं ही उठाए उठाए घुमाया और किसी छोटे मोटे शहतीर की तरह दीवार पर दे मारा। वो थम से नीचे गिरा, ज़िबा होने वाली मुर्गी की तरह एक लम्हे के लिए फड़का और साख्त हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे दीवार पर नहीं, एक खिड़की में दे मारा था। वही खिड़की जिसमें कुछ देर पहले जरताज खड़ी बाहर देख रही थी। उस खिड़की में मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं और जानू सर के बल उस सलाखों से जाकर टकराया था। उसकी खोपड़ी किसी तरबूज की तरह चटक गई थी और 2-3 जगह से पिचक गई थी। गाढ़ा गाढ़ा मवाद अमेज सा खून उसके बालों के दरमियान से फिसलता बाहर आने लगा था। मैंने घूमकर जरताज की तरफ देखा। वो अभी तक एक हाथ से अपनी गर्दन मसल रही थी और दूसरे बाजू को झटके दे रही थी। उसकी गर्दन सुर्ख और चेहरा कुछ मतोरम सा नजर आ रहा था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक तो हो ना? मैंने उसका बाजू थामते हुए तशवीश से पूछा। हाँ ठीक ही हूँ, उसने बैठी बैठी सी आवाज में कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। अलबत्ता मेरा यह बाजू चंद सेकंड और उसकी गिरफ्त में रहता तो शायद मेरा कंधा उतर जाता। वो बाजू को बदस्तूर झटके देते हुए बोली और शायद गर्दन का मनका भी टूट जाता। फिर वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती हुई बोली, क्या ये खबीस मर गया? अगर अब भी ना मरा हो तो मैं उसे कोई माफूकुल फितरत मखलूक ही समझूंगा। मैंने कहा। हम दोनों जानू के करीब आ खड़े हुए। जो कालीन पर चित पड़ा था उसकी शक्ल बुरी तरह मसख हो गई थी। वो काफी डरावना लग रहा था, हालांकि खुद शक्ल आदमी था। उसके नथनों से भी खून बह रहा था और खोपड़ी तो पूरी ही सुर्ख से मलगूबे में लिथड़ चुकी थी। उसका सीना साफ दिखाई दे रहा था। सांसों के जीरो बम का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा उसे छूने को दिल नहीं चाह रहा था, वरना मैं उसकी नब्ज देखने या दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करती। एक लम्हे की खामोशी के बाद जरताज बोली। उसके लहजे में अब भी नफरत थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये मर ही चुका है। जानू की मौत के बाद भी जरताज के लहजे में नफरत कम नहीं हुई थी। हाँ, मैंने भी जानू को छुए बगैर वसूख से जवाब दिया, ये वाकई मर चुका है। तब गोया जरताज पर यकदम ही थकन ने कल्पा पा लिया। वो करीब ही एक सोफे पर बैठ गई और थके थके से अंदाज में पूछते से टेक लगा लिया। कमरा अजीब ही मंजर पेश कर रहा था। 5 लाशें इधर उधर आड़ी तिरछी पड़ी थी। जगह जगह खून फैला नजर आ रहा था। गोगी कालीन रंगीन और दबीज था। खून उसमें तेजी से जज्ब हो चुका था। उसके बावजूद गहरे गहरे गीले दाग नजर आ रहे थे। मैं भी जरताज के करीब जा बैठा। चंद लम्हे के लिए मेरे असाब को भी सुकून की जरूरत थी। जरताज गहरी सांस लेकर बोली, हद से ज्यादा फरौनियत पर उतर आने वालों की कहानी कभी कभी यूं सिर्फ चंद लम्हों में खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन बाकी फरौन उससे कोई सबक हासिल नहीं करते। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। दफातन उसने गर्दन मोड़कर अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। अब वो गोया एक नए ही जाविया नजर से मेरा जायजा ले रही थी। फिर वो धीमी सी आवाज में बोली, तुम यकीनन एक गैर मामूली शख्स हो। तुम्हारे अंदर भी कोई शैतानी रूह मुकीद है। शैतानी? मैंने मजरूस लहजे में कहा। ये शुबा आपको क्यों कर हुआ? जिस सफाकी से तुमने जानू को उठाकर एक खिलौने की तरह एक खिड़की से दे मारा, मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। उस वक्त मैंने एक लम्हे के लिए तुम्हारा चेहरा देखा था। मैंने जिंदगी में ऐसी सफाकी शायद किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। उसने खफीफ सी छुरछुरी ली। फरौनों से निपटने के लिए ऐसी सफाकी की जरूरत होती है, मैंने कहा। जिसके दिल में फरौनों के लिए भी नरम गोशा हो, वो ताकतवर होने के बावजूद उससे नहीं निपट सकता। वो खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मेरे अंदर जो रूह मुकय्यद है उसे आप शैतानी हरगज नहीं कह सकती। वो तो एक शरीफ रूह है। उसे आज तक किसी शरीफ आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फरौन सिर्फ लोग जरूर अंजाम को पहुंचते हैं। उसने तस्दीक चाही। हाँ, मैंने इनकार नहीं किया। वो एक लम्हे खामोश रही, फिर बोली, ठीक है, मैं अपने वो शैतानी रूह वाले अल्फाज वापस लेती हूँ। शुक्रिया। मैंने गर्दन को जरा खम देते हुए नहायत शायदगी से कहा। अचानक वो चौंकी और झुरझुरी से लेकर एकदम उठ खड़ी हुई। उफ खुदाया, हम तो यूं आराम से बैठ कर बातें करने लगे हैं, गोया पिकनिक पर आए हुए हैं। हमें हवेली के मुहावजों की खबर लेनी चाहिए। मालूम नहीं वो जिंदा भी हैं या मर गए। और हाँ, जानू ने कहा था कि उसके आदमी ने हवेली को भी घेरे में ले रखा है। हाँ, मैंने कहा। मुझे उसकी बात का कुछ ज्यादा यकीन नहीं, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। अगर बाहर बाकी आदमी मौजूद हैं तो फायरिंग की आवाजें यकीनन उन तक पहुंची होंगी
और वो सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। जरताज ने झुककर एक कलाशनकोफ उठा ली। मैंने दूसरे डाकू की गन उठा ली और उठ खड़ा हुआ। उस वक्त अगर मेरे पास दूर मार राइफलें मौजूद होती तो अच्छा था। मैंने कहा, मेरे पास तहखाने में चंद राइफलें मौजूद हैं, मेरे साथ आओ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस तरह यकदम मुंह उठाकर बाहर न निकले। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और पहले उस कमरे की बत्तियां बुझा दी। वो एक लम्हे के लिए ठिठकी, फिर उसने मेरे हदायत पर अमल किया। अंधेरे में हम दोनों शाना बशाना कमरे के दरवाजे तक आए। रकू किसी हालत में चौकट से लगकर बाहर निकले और निकलते ही पहले चंद लम्हे के लिए दीवार से लगकर सूरत हाल का जायजा लें। मैंने सरगोशी में उसे हदायत की। यह एहतियात हमारे काम आ गई और यह भी हमारी खुशकिस्मती ही थी कि हम बड़े सही वक्त पर कमरे से निकल आए थे। अगर हम सिर्फ चंद लम्हे वहीं बैठे रहते तो न जाने हमारा क्या अंजाम होता। बाहर निकलते ही हम कमरे की दीवार से चिपक गए थे। दूसरे लम्हे जरताज मेरी हदायत के बगैर ही घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उसकी तकलीद की। मैंने भी मुल्किजा अंधेरे में चंद साहिब कमरे की तरफ बढ़ते हुए देख लिए थे। मैं और जरताज उस वक्त बरामदे में थे जो जरा ऊंचा था। 2 सीढ़ियां चढ़कर उसमें कदम रखा जाता था। उस वक्त हवेली की शायद सभी बत्तियां बुझी हुई थी। हर तरफ पुरस्रार मुल्कजा सा अंधेरा फैला हुआ था जो अपने दामन में न जाने क्या कुछ छुपाए हुए था। नशीब में वो 7-8 साए थे जो आहिस्तगी से कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कमरे की बत्तियां बुझने के बाद शायद उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। उन्होंने बिखरना शुरू कर दिया था। मैं समझ गया कि अब वो सीधे दरवाजे की तरफ आने के बजाय चारों तरफ से कमरे को घेरे में लेना चाहते थे। क्या ये आपके आदमी हैं? मैंने सरगोशी में जरताज से पूछा। नहीं, मैं हेवले देख कर ही बता सकती हूँ कि ये मेरे आदमी नहीं है। वैसे भी उन्हें इस तरह कमरे की तरफ बढ़ने की क्या जरूरत थी? जरताज ने सरगोशी में ही जवाब दिया। तो फिर बेदरेक उन्हें उड़ा देना चाहिए। मैंने बिला तामुल कहा, अगर ये हवेली में इधर उधर बिखर गए और इधर उधर अमारत की आड़ लेकर मोर्चा बंद हो गए तो हमारे लिए उनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। साए रकू किसी हालत में इधर उधर पड़ रहे थे। मेरी और जरताज की कलाशिनकोफें बैक वक्त खर्ची और ये साए तकरीबन एक साथ ही इधर उधर लुढ़क गए। कोई हवा में उछला, कोई लहराया और कोई जहां का तहां ढेर हो गया। फिजा में घुटी घुटी 2-3 चीखें भी उभरी। उसके बाद गहरा सकूत छा गया। मौत जैसे बार बार उस खूबसूरत हवेली में भयानक कहका बुलंद करती थी। कुछ लोगों का लहू चाटती थी और उसके बाद सकूत छा जाता था। क्या यह सब मर गए होंगे? सरताज ने अजीब सादगी और मासूमियत से पूछा। अंदाज कुछ ऐसा ही था कि जैसे हमने कलाशिनकोफों से गोलियां नहीं बरसाई थी, खिलौने चलाए थे। इंशाअल्लाह, मैंने खलूस दिल से जवाब दिया। काफी देर तक हम दुबके रहे, लेकिन हमें कहीं और किसी किस्म की नकलो हरकत के आसार दिखाई नहीं दिए। हमने बरामदे के कोने से झांक कर इधर उधर देखा। हर तरफ सकूत था। मेरा ख्याल है अब उधर की बत्तियां रोशन करती जाए। सरताज मशवरा तलब अंदाज में बोली। नहीं, मैंने उसे रोका। अंधेरे में ही बाहर चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वहां अंधेरा कुछ ज्यादा गहरा नहीं था। मैं आसानी से काफी दूर तक का मंजर देख सकता था। मुझे रोशनी की कोई खास जरूरत नहीं थी। मैं उससे गहरे अंधेरे में भी खासी दूर तक की चीजें देख लेता था और अंधेरे में ही अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस करता था। किसी खतरनाक सूरत हाल में रोशनी में पहुंचते ही मुझे कुछ ऐसा एहसास होता था जैसे मैं किसी के लिए आसान हदफ बन गया हूँ। बरामदे से नीचे उतरने से पहले हमने एहतियातन कमरों के गिर्द एक चक्कर लगाया ताकि चारों तरफ का कुछ और बेहतर तौर पर जायजा ले सकें। उसी दौरान एक कमरे से घिघियाहट अमेज सी कुछ घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई थी। बाहर से उस कमरे के बोलर चढ़े हुए थे। जरताज उसके सामने रुकते ही बोली, इसमें यकीनन घरेलू मुलाजम और मुलाजमाएं बंद। उसने आजगी से दरवाजा खोला तो कमरे में बैक वक्त कई खौफजदा सी आवाजें बुलंद हुई। कमरे के अंदर भी अंधेरा ही था। डरो मत, ये मैं हूँ। जरताज ने कमरे में झांकते हुए नहायत नीची आवाज में कहा। वो कमरा छोटा सा था, लेकिन उसमें बहुत से अफराद भेड़ बकरियों की तरह ठुसे हुए थे। रईसानी जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आप खैरियत से हैं। किसी उम्र रसीदा मर्द ने गहरी सांस लेकर कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस जरा हवेली में कुछ डाकू घुस आए थे, वो सब मारे जा चुके हैं। जरताज ने बेपरवाही से जवाब दिया, तुम लोग अपने अपने ठिकानों पर जाओ, डरने की जरूरत नहीं। जिसको जो हथियार मिल सके अपने साथ रहे। हाँ, ख्याल रहे ड्राइंग रूम में और बागीचे के करीब अहाते में कुछ लाशें बिखरी पड़ी हैं। फिलहाल कोई उन्हें हाथ न लगाए। रईसानी जी, हमें तो अब्दुल ने धोखे से यहाँ लाकर बंद कर दिया था। एक और शख्स ने गोया सफाई पेश की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरताज ने गोया उन्हें तसल्ली दी, अब्दुल भी मर चुका है। फिर आगे बढ़ने से पहले वो बोली, कोई बत्ती न चलाए, टार्चें वगैरह तलाश करो, अगर ज्यादा ही जरूरत पड़े तो उनसे काम चलाने की कोशिश करना। मैं और अफजल खान हालात का जायजा लेने बाहर जा रहे हैं। हम दरवाजा खुला छोड़कर सीढ़ियों की तरफ चल दिए। रास्ते में सरताज बोली, ये सब बेचारे घरेलू किस्म के काम काज करने वाले सीधे साधे लोग हैं। इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि डाकू इस हवेली में भी घुस सकते हैं। हम अभी सीढ़ियों से उतरे ही थे कि दूर कहीं एकदम खौफनाक फायरिंग शुरू होगी। हम दोनों ही ठिठक कर रह गए। ये आवाजें तो गाँव की तरफ से आ रही हैं। जरताज बोली, लेकिन उसके लहजे में कुछ ज्यादा तशवीश नहीं थी। मेरा ख्याल है जानू ठीक ही कह रहा था। मैंने कहा, उस हवेली के बाहर भी आदमी खड़े किए हुए होंगे।
और शायद गांव को भी कुछ लोगों ने घेर रखा था। उन्हें चूंकि बहुत देर से सिग्नल नहीं मिला और उन्होंने हवेली की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी होगी, उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा कि हवेली में कुछ गड़बड़ हो गई है, लिहाजा उन्होंने अब चानू के बगैर ही गाँव पर हमला कर दिया है। तुम्हारा ख्याल सही मालूम होता है, जरदाज कहने लगी। हमें जल्दी उनकी मदद को पहुंचना चाहिए। डाकू कहीं बेगुनाह और सीधे साधे निहत्थे देहातियों का कत्ले आम न शुरू कर दे। हम जिस हद तक भी उन्हें रोक सकते हो चलकर रोकने की कोशिश करें, मैंने तेजी से कहा। जरदाज गालबन मेरे लहजे की तशवीश को महसूस करते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। डाकू ना तो आसानी से गाँव में घुस सकते हैं और ना ही कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। वो क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मुझे जानू के तेवर देखते हुए काफी अरसे से खतरा था कि गाँव में कभी इस किस्म की कोई सूरत हाल पेश आ सकती है और डाकू आमतौर पर वार करने, किसी बस्ती वालों को सताने या इंतकाम लेने के लिए यही तरीका इख्तियार करते हैं कि शबे खून मारने के अंदाज में हमला करते हैं, घरों और खलियानों को आग लगाते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। कई देहात और कस्बों वगैरह में ऐसा हो चुका है। चुनाचे मैंने एहतियातन नहायत खामोशी से गाँव की हिफाजत का एक निज़ाम तरतीब दे दिया था। गाँव में चारों तरफ चंद खास मकामात मुंतखब किए गए थे जिनके छतों पर मोर्चे भी लगे हुए हैं और वहाँ के मर्दों को असला भी फराहम किया गया था। वो लोग बारी बारी एक एक रात छत पर पहरा देते हैं और इर्द गिर्द की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। लिहाजा आज डाकू को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और वो गाँव में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जो लोग पहरे पर होंगे वो तो मुकाबला कर ही रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों की आज पहरे की बारी नहीं होगी वो भी मकानों के अंदर ही अंदर उनके मदद को पहुंच जाएंगे। फिर वो एक लम्हे के लिए कान लगाकर सुनने के बाद बोली, जरा गौर से सुनो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि फायरिंग दो तरफा हो रही है। हाँ, मुझे अंदाजा हो चुका है, मैंने कहा। कितने अफसोस की बात है, हम अपने ही मुल्क में बाज मकामात तो गोया हालत जंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें क्या शक है। एक लम्हे के लिए उसके लहजे में भी अफसुर्दगी झलक आई थी, लेकिन फिर वो सर झटकते हुए बोली, बहरहाल हम उनकी मदद के लिए जरूर चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों के जाने से काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। यकीनन, मैंने भी वासुक से कहा, लेकिन कम अज़ कम 2 अदद दूर मार राइफलें और काफ़ी मिकदार में एमुनेशन जरूर साथ ले लें। उसकी तुम फिक्र ना करो, मेरे साथ आओ। वो तेज़ी से वापस पलटी। हम दोबारा बरामदे में आए और एक राहदारी में दौड़ते हुए इमारत के पिछली तरफ पहुंचे। यहाँ एक जगह से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। हम तेज़ी से नीचे पहुंचे। तहखाने में पहुंचकर जरताज ने बत्ती चला दी। वो एक तवील व आरीज तहखाना था और पूरा का पूरा मुख्तलिफ किस्म के साजो सामान से भरा हुआ था। उसके एक हिस्से में गोया असले का शोभा कायम था। उस तरफ शेल्फों में कई तरह की उम्दा गन्ने भरी हुई थी। एमुनेशन के कार्टन मौजूद थे। एक शेल्फ में नियामों समेत कुछ खंजर भी थे, हत्ता कि एक अलमारी में कुछ तलवारें भी लटकी हुई थी। वो शायद पुराने वक्तों की यादगारें थीं। हमने 2 लंबी रेंज की राइफलें मुंतखब की। एक बैग को झाड़ कर जल्दी जल्दी उसमें कुछ 4 मैगजीनें और खोलियां भरी और दौड़ते हुए वापस आए। जरताज लंबे चौड़े ड्राइवे में खड़ी एक स्याह पजीरों की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसमें चलते हैं। ठीक है, मैंने सर हिलाया। आप ड्राइव करें और हेडलाइट्स ऑफ ही रहने दें। जो पटडंडी आमतौर पर आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होती है उस रास्ते से मत जाइएगा। जिधर से मैं कहूँ उधर से चलिएगा। यस सर। उसने एक लम्हे के लिए रुक कर बाकायदा मुझे सल्यूट किया। इस वक्त कमांडिंग अफीसर आप हैं, मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगी। इलाका मेरा है लेकिन बेहतर जर्नैल आप हैं। मैंने मुस्कुराना चाहा लेकिन मुस्कुरा न सका। फायरिंग की आवाज़ों से बदस्तूर सकूत शब धर्म बरहम रहा था। हमारे पास जो 2 क्लाशनकोफें पहले से मौजूद थीं हमने वो भी गाड़ी ही में रख लीं। जरताज ने बड़ा सा एक खंजर भी साथ ले लिया था। जरताज ने ड्राइविंग सीट संभाली और हम हेडलाइट्स ऑन किए बगैर हवेली से बाहर आ गए। बुलंदोबाला चौबी गेट खुला पड़ा था। बाहर गेट के करीब लंबी चौड़ी भारी भरकम चारपाई पर चारों गार्ड्स ऊंधे सीधे पड़े थे। जरताज ने गाड़ी चारपाई के करीब रोक ली और उतर गई। मैं भी उसके साथ उतर गया। उन मुहाफिजों का जायजा लेने लगा। वो बेहोश थे लेकिन जिंदा थे। उनकी गन्ने गायब थीं। चारपाई के करीब ही एक तपाई पर चाय के बर्तन बिखरे हुए थे। बेहोशी के बाद मुहाफिजों के हाथ पांव भी बांध दिए गए थे। जानू के लिए यह खिदमत अब्दुल ने अंजाम दी थी। जरताज ने खंजर से उनकी बंशें काट दी। 2-3 मुहाफिज और भी थे जो हवेली के गिर्द गश्त करते रहते थे। उनमें से भी कभी कोई आराम के लिए चला जाता और कभी कोई। बहरहाल 4-5 अफराद तकरीबन हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहते थे। मेरा अंदाजा था कि बाकी 2-3 भी हवेली की दीवारों के आसपास ही कहीं लुढ़के पड़े होंगे। शुक्र है उन मनहूसों ने इस आलम में इन्हें हलाक नहीं किया। जरताज उन सबको वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठते हुए बोली, उसका इरादा पहले आपसे जवाब लेने का था। मैंने उसे याद दिलाया, ये यकीन होने के बाद कि आप उसका कोई मुतालबा नहीं मानेंगी। वो कश्तकून का बाजार गर्म कर देता। उसके अंदर का दरिंदा आज पूरी तरह बेदार था। हद से ज्यादा तुंदखूद दरिंदे अक्सर इस तरह मौत के गेड़े में जा गिरते हैं। वो बेपरवाही से बोली, वो मुझे शायद कोई गाय भैंस समझता था कि जब जी चाहेगा रस्सी गले में डालकर खींचता हुआ ले जाएगा। मैं ही इस इलाके में उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार भी थी, वरना बाकी सब जमींदारों में से कुछ को तो उसने नकेल डाल रखी थी और कुछ से गट छूट कर रखा था। अब वो मुझे सर निगूं करना चाहता था। बेचारे की बाजी बिल्कुल ही उलट गई। मैंने कहा,
इधर उसके साथियों ने भी गांव को बिल्कुल मफतूहा इलाका समझकर घुसने की कोशिश की होगी, तो गोलियों ने उनका इस्तकबाल किया होगा। शुक्र है मैंने रात की चौकीदारी के उस मंसूबे की खबर आम नहीं होने दी थी। अब्दुल को तो बिल्कुल पता नहीं था, वरना ये इतला जानू को पहुंच चुकी होती। जरताज बोली। वो एक परछाई की तरह मेरे बराबर बैठी थी और हम घने दरख्तों के दरमियान एक और हमवार रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे। मेरी कोशिश थी कि किसी भी कमीनगाह में मौजूद कोई भी डाकू हमारी गाड़ी को आते न देख सके। वैसे उसका खतरा कम ही था क्योंकि गाड़ी का रंग स्याह था और वह अंधेरे में तो किसी फासले से मुश्किल से ही नजर आ सकती थी। उसके इंजन की आवाज भी प्राय नाम थी। फायरिंग की आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। दरख्तों का सिलसिला खत्म होने लगा तो मैंने कहा, बस गाड़ी यहीं रख दीजिए, बाकी फासला हम पैदल तय करेंगे। उस दौरान शायद कुछ अंदाजा हो जाए कि डाकू कहाँ कहाँ छुपे हुए। जरताज ने गाड़ी रोकी ही थी कि एक जोरदार धमाका हुआ और जरताज यकदम मुझ पर आन गिरी। मैंने बुखलाकर अंधेरे में जरताज को टटोला, लेकिन वो मेरा हाथ हटाते हुए जल्दी से बोली, बस मैं ठीक हूँ। मैंने इत्मीनान की सवील सांस ली। गोली उसे नहीं लगी थी। उसने चंद सेकंड मजीद इंतजार किया और जब दूसरी गोली नहीं आई तो वह पीछे हटकर बैठ गई। मैं उस वक्त टार्च रोशन करने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि पहली गोली तो शायद आवारा थी, यूं ही भटक कर इधर आ निकली थी, लेकिन रोशनी देखकर दूसरी गोली कोई निशाना बांध कर भी चला सकता था। मैंने अंधेरे में इतना जरूर देख लिया था कि विंड स्क्रीन के एक कोने में सुराख हो चुका था और काफी बड़े हिस्से में मकड़ी का जाला सा फैल गया था। ताहम पूरी विंड स्क्रीन नहीं टूटी थी। गोली शायद जरताज के कंधे पर से होती हुई गुजर गई थी। वो अपनी गोद में हाथ मारकर कुछ छाड़ने लगी। शायद कुछ किरचियां उसकी गोद में आन गिरी थी। चंद लम्हे हम दोनों साथ रहे, लेकिन हमारी समत में मजीद कोई फायर नहीं हुआ। गांव की तरफ से अलबत्ता दो तरफा फायरिंग की आवाजें उसी तरह सुनाई दे रही थी। मैं और जरताज दूर मार राइफलें हाथ में लिए और एक एक बैग कंधे से लटकाए पजीरों से उतर आए। खासा फासला हमने कमांडोज की तरह रखू किसी हालत में तय किया और एक कच्ची दीवार तक जा पहुंचे। वो दर हकीकत एक बहुत बड़े बाग की चारदीवारी थी। हमें अंदाजा हो चुका था कि डाकू इस बाग में मोर्चा जन थे। वो यकीनन बड़े अच्छे और तय शुदा मंसूबे के तहत आए थे और जंगी हिकमत अमली के इख्तिबार से उन्होंने बहुत अच्छी जगह मुंतखब की थी। बाग में वो यकीनन चारों तरफ फैले हुए थे, शायद दरख्तों पर भी चढ़े हुए थे। यूं गांव का बेशतर हिस्सा उनकी फायरिंग की इज्जत पर था, जबकि वो खुद गोया बने बनाए मोर्चों में थे। मैंने चंद लम्हे फायरिंग की आवाजें सुनकर कुछ अंदाजे कायम किए और नीची आवाज में जरताज से कहा, मैं जमीन पर बैठता हूँ, तुम मेरे कंधों पर चढ़कर उस दीवार से अंदर कूद जाओ। उस दीवार पर चढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे कंधों पर चढ़ने की जरूरत नहीं, वो इत्मीनान से बोली। उसने अपनी गन और बैग मुझे थमाया और बाजू ऊंचे करके हाथ दीवार पर जमाए। दूसरे लम्हे उसके जिस्म ने नागन की तरह बल खाया और एक बंदरिया की सी फुर्ती से वो दीवार पर चढ़ गई। गो के उसके लिए मेरे जहन में आने वाली ये दोनों तशबीहात मुझे कतन अच्छी नहीं लगी थी। वो ना तो नागन की तरह जहरीली थी और ना ही बंदरिया की तरह मज़हका खेज, लेकिन सिर्फ लचक और फुर्ती उसमें उन दोनों जैसी नजर आई थी। दीवार पर बैठकर उसने झुककर मुझसे गन्ने और बैग लिए। दूसरे लम्हे मैं भी दीवार पर चढ़ गया। हम बखैर आफियत बाग में कूदने में कामयाब हो गए थे। किसी गोली ने हमारा इस्तकबाल नहीं किया। गो के गांव की समत में फायरिंग बदस्तूर जारी थी। हम अक्ब से बाग में दाखिल हुए थे और दीवार से लगकर बैठ गए। जरताज नीची आवाज में बोली, मैं इस तरफ जाती हूँ, तुम उस तरफ जाओ। किस्मत में हुआ तो दरवाजे की तरफ हम फिर मिलेंगे। उसका मकसद था कि हम दोनों दाएं बाएं तरफ से बाग के गिर्द होते हुए जितने भी डाकुओं को तलाश करके हलाक कर सकें कर दें और बतदरीज आगे बढ़ते रहें, हत्ता कि बाग के गेट की तरफ हम एक दूसरे के सामने आ जाएं। लेकिन फिलहाल उसे महज एक ख्वाब या तमन्ना भी कहा जा सकता था, क्योंकि रास्ते में खुद हमारे मारे जाने का बहुत ज्यादा इम्कान था। हम किसी दरख्त को मोर्चा नहीं बना सकते थे। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस दरख्त पर डाकू मौजूद है या कहाँ दरख्तों के दरमियान कोई मोर्चा बंद हो। उस तजवीज का एक अच्छा पहलू यह था कि अगर हम दोनों कमांडोज के मखसूस अंदाज में तेजी से फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते हुए साथ ही नहायत फुर्ती से पोजीशन बदलते हुए अपने आप को बचाकर आगे बढ़ सकते तो डाकुओं को यह तासुर मिल सकता था कि उन्हें घेरे में लेने के लिए कुछ लोग या पुलिस फोर्स वगैरह बाग में घुस चुकी है। इधर उन्हें जानू की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था, वो बुखलाहट का शिकार हो सकते थे। उस रोशन पहलू के बावजूद मैंने उस तजवीज़ को कबूल नहीं किया और कहा, हम इकट्ठे ही रहेंगे, ख्वाह जिंदा रहे या मर जाएं। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। बाग में तारीकी जरा गहरी महसूस हो रही थी। मुझे भी दूर तक की चीज़ें देखने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन मैं कम अज़ कम उसका चेहरा, उसकी आंखें तो अच्छी तरह देख सकता था। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए रोशनी सी आई और मादूम होगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, आपका मेरे साथ रहना इसलिए ज़रूरी है कि इस बाग के रास्तों से आप ज़्यादा वाकफियत रखती हैं और मेरा ख्याल है लड़ाई की तकनीक में आपसे बेहतर जानता हूँ। मुमकिन है यह महज तुम्हारा ख्याल ही हो, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक न हो। वो मुस्कुराई। इन हालात में भी वो वहशत ज़दा नहीं थी। इंसानों को आदि फतह तो उसी तरह हासिल हो जाती है कि उसके असाब शिकस्त न खाएं। बाज़-औक़ात ख्याल हकीकत से ज़्यादा अहम होता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने दूसरी तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया और हम दोनों दीवार से लग कर खिसकने लगे।
फायरों की आवाज़ों से मुझे अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा होने लगा था कि डाकू कहाँ कहाँ मोर्चासन थे, लेकिन दरख्तों के झुंड में से उन्हें निकालना कोई आसान काम नहीं था। उस कोशिश में खुद हमारी मौजूदगी जाहिर हो सकती थी और हम फिलहाल किसी महफूज पोजीशन पर नहीं थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मैंने बाग के एक हिस्से में एक सानिये के लिए रोशनी का चमका देखा। हम कुछ और नीचे होकर दीवार की जड़ में दुबक गए। पै दर पै 2-3 और ऐसे ही धमाके हुए। फायरिंग की आवाज़ उनमें दब कर रह गई। ये तो ग्रेनेड इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने कदरे हैरत से कहा। हाँ, मेरे गाँव के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जरताज इत्मीनान से बोली। डाकू की दहशतगर्दियों ने उन्हें भी पूरा कमांडो बना दिया है। हालांकि हमारा गांव आज तक महफूज ही चला आ रहा था, लेकिन दहशतगर्दियों के किस्से बहरहाल सुनते आ रहे थे। अच्छा ही हुआ कि मैंने उन लोगों को इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रखा था। तुम देख रहे हो, हमला बिल्कुल उसी तरह हुआ है जैसे दुश्मन मुल्क की फौज चढ़ाई करने के लिए आई हो। उसी दौरान गाँव की तरफ से फायरिंग की आवाज़ें मुझे करीब आती महसूस होने लगी। जरताज बोली, गाँव वाले पेशकदमी कर रहे हैं। तब मुझे मालूम हुआ कि अंदाजे लगाने में जरताज भी कुछ ऐसी अनाड़ी नहीं थी। हम खासे आगे पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक हमने एक भी फायर नहीं किया था। हम एक लम्हे के लिए रुके तो जरताज सरगोशी में बोली, जरा आगे माली का कमरा है, उसकी साख्त कुछ ऐसी है कि वो बहुत अच्छा मोर्चा साबित हो सकता है। दुआ करो कि हम खैरियत से उस तक पहुंच जाएं। इस बार मैं गोलियों की तड़तड़ाहट के दरमियान उसकी सरगोशी व मुश्किल सुन पाया। जब से बाग में ग्रेनेड आकर गिरे थे, मुझे बाग में कुछ हलचल का एहसास होने लगा था। मैं दरख्तों के दरमियान कुछ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था कि वहां कुछ भाग दौड़ सी शुरू हो चुकी थी। अचानक जरदाज का गर्म गुदाज हाथ मुसरवाना अंदाज मेरे कंधे पर आकर टिका और मुझे एक तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, वो देख रहे हो? मैंने उसके इशारे के समत में देखा। उधर एक कमरे का हेवला नजर आ रहा था जिसके आसपास शायद कोई बाड़ वगैरह भी थी। वो बोली, यही माली का वो कमरा है जिसे मैं मोर्चा बनाने की बात कर रही थी। लेकिन अब यकीनन उसका इशारा कमरे की तरफ नहीं था, उसकी छत की तरफ था, जिस पर चंद हेवले मुतहरक नजर आ रहे थे। उन हेवलों के दरमियान एक गैर मुतहरक चीज भी दिखाई दे रही थी। इंसानी हेवले 3 टांगों वाली उस चीज को सीधा कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा हुआ है वो क्या है? सरताज ने पूछा। हाँ, रॉकेट लॉन्चर है। आखिर वो गांव वालों को ग्रेनेड का जवाब देंगे, मैंने कहा। मैं अंधेरे में उन हेवलों की तरफ देख रहा था और मुझे कुछ अरसा पहले एक दूर दराज मकाम पर देखा हुआ तकरीबन ऐसा ही एक मंजर याद आ गया था। जब बलूचिस्तान के करीब सिंध के एक दूर उफ्तादा मकाम पर डाकू ने उसी तरह एक मकान का गिर्द मुहासरा डाला हुआ था, तब भी मैंने उसी तरह एक पहाड़ी पर रॉकेट लॉन्चर का मुंह नमूदार होते देखा था। बाज डाकू तो लॉन्चर के लिए ट्राई भी फिट करने की जहमत नहीं करते थे, वो लॉन्चर कंधे पर रख कर ही रॉकेट फायर कर देते थे। ये तो बहुत दूर दूर तक तबाही फैलाएंगे। जरताज मुस्तरबाना अंदाज में बोली, कुदरत ने हमें बर वक्त ही यहाँ भेजा है। मैंने कोहनियों के बल लेटते हुए कहा, और हम यहाँ इन कार्रवाइयों का सिर्फ मुआयना करने नहीं आए। उसने भी मेरी तकलीद की। कमरे की छत ज्यादा दूर नहीं थी। सीने के बल लेटने के बावजूद हेवले हमारी नजर में रहे। उससे पहले को रॉकेट फायर करते हमारी राइफलों ने गोलियां उगली और वो चारों के चारों कमरे की छत से लुढ़क पड़े। उनके साथ ही हमने भी तेजी से लुढ़कर अपनी पोजीशनें बदल ली और एक तरफ को हो गए। जहां हम एक लम्हा पहले मोर्चाजन थे, वहां भी कोई गोली नहीं आई। कमरे की छत पर मौजूद डाकू को यकीनन पता नहीं होगा कि मौत ने किस समत से उन्हें आन दबोचा था, लेकिन बाग में मौजूद डाकुओं को भी शायद कुछ अंदाजा नहीं हुआ था। उन्हें गालबन यही इत्मीनान था कि उस वक्त बाग पर उनका कब्जा था, कोई और बाग में दाखिल होने की जुरात नहीं कर सकता था। ताहम उन्हें यह जरूर मालूम हो गया था कि कमरे की छत पर कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने कुछ ही दूर दरख्तों के दरमियान किसी के कूदने की आवाज सुनी। फिर अचानक ही 2 स्याहपोश दरख्तों के दरमियान से भागते हुए बाहर आए। उनकी यह हरकत कती इस्तरारी और बेवकूफाना थी। उनके हाथों में गन्ने थी। वो उस तरह अंधाधुंध दौड़ते हुए निकले थे कि हम भी फौरी रद्द अमल पर मजबूर हो गए, पर नचाद व अनजाने में हमारे सरों पर ही आन पहुंचते। मैंने और जरताज ने बैक वक्त फायर किया। वो दोनों भी ढेर हो गए। हमने तेजी से फिर पोजीशन बदली और कमरे के मजीद करीब हो गए। वहीं बागबानी में काम आने वाली बहुत सी चीजें जमीन पर पड़ी थी। हमने उनकी आड़ लेने की कोशिश की। हमें अपने थैले साथ रखने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन हम उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते थे। उनमें फाजिल मैगजीन्स और ग्रेनेड थे जिनकी जरूरत पड़ सकती थी। मुकाबला तूल खींच सकता था। डाकू तो उस बेदर्दी से एमुनेशन जाया कर रहे थे, गोया उनके पास ट्रकों के हिसाब से एमुनेशन मौजूद था। मैं एकदम कमरे के करीब जाना नहीं चाहता था। मुझे अंदेशा था कि शायद कोई डाकू कमरे के अंदर भी मौजूद हो। इस दौरान हम चंद बोरियों के करीब पहुंच चुके थे जिनसे अजीब सी बू आ रही थी। शायद वो खाद की बोरियां थीं। मैंने उन्हें मोर्चा बनाने के इरादे से उनकी आड़ में होना चाहा तो अचानक मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की हो। मैं उछलकर एक तरफ हटा और जमीन की तरफ फायर करते करते रह गया। बोरियों की आड़ में एक शख्स आड़ा तिरछा पड़ा नजर आया, लेकिन फौरन ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो जिंदा नहीं था। उसका बाजू एक तरफ को फैला हुआ था और मेरा पांव उसमें उलझ गया था। फिर मुझे अपने पैरों तले खून की चिपचिपाहट महसूस हुई। उस दौरान जरताज भी लाश के करीब पहुंच चुकी थी।
उसने अंधेरे में झुककर उसका जायजा लिया और बेख्तियार उसके होंठों से तभी तभी सी सिसकी निकल गई। यह हमारा माली था, उसने सरगोशी में बताया। उसकी नीची आवाज में भी मुझे ग़ैज़ो गज़ब की लहर मचलती महसूस हुई। इन कुत्तों ने इस बेचारे बेसरर से आदमी को वे मार डाला। इतना शरीफ, नमाजी और परहेजगार शख्स था, अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहता था। मालूम नहीं उन बेचारों का क्या बना होगा। उस सवाल का जवाब भी हमें चंद सेकंड बाद ही मिल गया था। दीवार के साथ 3 लाशें और पड़ी थी। एक औरत थी और 2 नौउम्र लड़के। मेरे दिल में भी तासुफ की एक लहर उभरी। किसी शरीफ और बेज़रर इंसान का बेजवाज और जालमाना कत्ल हमेशा मेरे दिल में एक चुभन और इज़्तिराब सा पैदा कर देता था। ज़रताज भी अब गोया बिफर चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि गन लिए दरख्तों के दरमियान जा घुसती और चारों तरफ गोलियों की बुछाड़ कर देती, लेकिन जाहिर था कि इस मौका पर यह महज एक हमाकत होती। इस दौरान दरख्तों में छुपे हुए डाकुओं को मालूम हो चुका था कि माली की कोठरी की समत में गड़बड़ हो चुकी थी। उस तरफ गोलियों के बरसते बढ़ने लगे थे। मैं और ज़रताज जल्दी से कोठरी की आड़ में हो गए। कोठरी क्या थी? अच्छा खासा पक्का मकान था और उस वक्त एक बहुत उम्दा मोर्चा साबित हो सकता था। लेकिन मसला ये था कि मोर्चे की आड़ में हमारे दुबके रहने का कोई फायदा नहीं था और डाकू हमारी नजरों से ओझल थे। अचानक मुझे दरख्तों के दरमियान कुछ साहिब मुतहरक नजर आए। मेरी नजर जो अंधेरे में भी काफी बेहतर तौर पर काम करती थी, उस मौका पर मेरे बहुत काम आ रही थी। मैंने राइफल इस्तेमाल करने में ताखीर नहीं की। दरख्तों के दरमियान कहीं घर्राट अमेज सी एक चीख उभरी। मेरी चलाई हुई गोलियां किसी न किसी हद तक कारामद रही थी। उस दौरान 2-3 ग्रेनेड और बाग में फटे। बाहर से फायरिंग की आवाज भी करीब आती जा रही थी। तटराट के दरमियान जो भी जरा सा वक्फा आता था, उसमें मुझे ज़रताज की धीमी सी आवाज सुनाई दे जाती थी। वो खुश होते हुए कह रही थी, गांव वाले पेशकदमी कर रहे हैं, आज की रात डाकुओं पर भारी होगी। ज़रताज नगर का रुख करके उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत कर दी है।